देश की राजनीति क्या रुख ले रही है, इस पर आज हम पहली खबर में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच धर्म और जाति आधारित बयानबाजी का सिलसिला तेज होता जा रहा है। जी हां, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के हाल ही के दिए गए बयानों पर कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं जाति रैलियों पर दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाति आधारित राजनीति पर नई बहस भी छिड़ गई है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? जब जब कांग्रेस संकट में आती है तो वो समझती है, क्या करती है, देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं। मोदी के ये वो बयान हैं जिन पर ज्यादातर राजनीतिक दलों को आपत्ति है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी मोदी से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पर सफाई मांग ली है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा मोदी जी के क्या है, वो सेक्युलरिज्म को क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में वो क्या कहते हैं? पुणे में रविवार को फर्ग्यूसन कॉलेज में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला था। मोदी ने खेल और उच्च शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। इससे कांग्रेस भी आंकड़ों के साथ बयानबाजी के मैदान में उतर गई। मोदी साहब के गुजरात की क्या है स्थिति? फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड के अंदर ड्रॉप आउट रेट्स 57.9% है और नेशनल एवरेज है 49.3। शेड्यूल कास्ट का 64.5 है और नेशनल एवरेज है 56। बीजेपी से अलग हो चुकी जेडीयू ने भी नरेंद्र मोदी के इन बयानों की आलोचना की है। जो बातें आ रही है सामने, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो उससे तो हम लोगों ने जो कदम उठाया वो उचित था और उपयुक्त था, ये साबित हुआ। मोदी को उनकी ही पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा ने भी धर्मनिरपेक्षता पर संभल कर बयान देने को कहा है। ये जो डिबेट सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का है, ये बिल्कुल बेकार डिबेट है। इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जो देश के मुद्दे हैं, जो रोटी के मुद्दे हैं, नमक के मुद्दे हैं, प्याज के मुद्दे हैं, उस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक दल जाति के साथ धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को चुनावी वोट बैंक के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राय जातीय राजनीति को लेकर बिल्कुल साफ है। हमारी पार्टी का ये कहना है कि हमारे देश का सामाजिक ढांचा ज्यादातर जातीय आधार पर ही केंद्रित है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में जाति आधारित रैलियों पर पाबंदी लगा दी है, जिसका यूपी की जाति आधारित राजनीति में दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो देश की राजनीति क्या करवट ले रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्यव्रत जी। हमारे साथ बीजेपी के नेता भगत सिंह कोश्यारी हैं, वो भी राज्यसभा में एमपी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राज्यसभा में एक और एमपी जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जेएनयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। आपसे हम बीएसपी के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट पुरुषोत्तम अग्रवाल भी हैं, जो कि यूपीएससी में भी रह चुके हैं, यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। कोश्यारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप ही की पार्टी ने ये मुद्दे को छेड़ा है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि 2014 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी गोल पोस्ट चेंज कर रही है? पहले डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का मुद्दा उठाती थी और अब वो सेकुलरिज्म का मुद्दा और एक तरह से कहें कि जो धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आ रही है? नहीं, ये मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ करके भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य हैं, विशेष करके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों ने जो प्रगति की है और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का इतना एकदम एक प्रकार से प्रेम जागृत हुआ है, और विशेष करके मोदी जी के प्रति सारे देश के अंदर सब गलत सोचते हैं प्रचार कि कौन कर रहा है? आपके नेता बुर्के का मुद्दा उठा रहे हैं, तो गलत प्रचार कौन नहीं कर रहा है? नहीं, आपको फिर भी गलत ये धारणा है कि हमारे नेता कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। ये बार बार कांग्रेस के लोग, अन्य लोग, जब इनके पास कोई नहीं मुद्दा होता है तो ये एक सांप्रदायिकता का लेबल बीजेपी पर चिपका करके ये सोचते हैं कि हम शायद वोट प्राप्त कर लेंगे। ये जानबूझ करके जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिन्होंने प्रगति नहीं है, जिनके यहाँ करप्शन फ्री राज्य नहीं है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पूरे इतने सारे आंकड़े पार कर दिए हैं, जब उनके पास कुछ नहीं बचता है तो अंत में ये कहते हैं साहब ये जो बीजेपी है ये जो है कम्युनलिस्ट है, ये बीजेपी जो है ये सांप्रदायिक है, ये इनकी बात है और इनकी बात का भी कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने उत्तर देना है। लेकिन कोश्यारी जी ये बताइए, ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने या जेडीयू ने शुरू नहीं किया, खुद नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। पहले पप्पू वाली बात आई, जो दरअसल हमारे जो कार्यक्रम है, समाचार के कार्यक्रम, उसमें कहना भी शायद बहुत ज्यादा सभ्य भाषा नहीं है, लेकिन चूंकि ये बात अब इतनी आम हो चुकी है, पहले पप्पी वाली बात आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे बुर्के वाली बात आई। कहीं ना कहीं वापस जो मुद्दा है वो सांप्रदायिकता की तरफ जा रहा है। हम ये समझ रहे थे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को एक विकास पुरुष के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, विकास पुरुष के तौर पर आगे कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से और विशेष रूप से और इस समय की जो आवश्यकता है, देश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से हम विकास की बात कर रहे हैं। हमारा केवल इतना ही कहना है, मोदी जी की जिस बात को ट्विस्ट करके बोला गया है, मुश्किल यह है कि मोदी कुछ भी बोलता है तो कांग्रेस को कोई ना बहाना चाहिए, विपक्षी दलों को कोई ना कोई बहाना चाहिए, और उस बात को वो हमारे यहाँ जब ये कहा गया कि प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए, अब अगर चींटी कह देते कुत्ते की, एक मिनट, अगर वो कुत्ते की जगह चींटी कह देते तो फिर ये लोग कहते देखो उसने चींटी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इनको तो बोलना ही बोलना है। ये तो अगर मोदी कुछ भी कहेगा तो इनको उसमें बुखार आता ही आता है। ठीक है, वापस आएंगे को मोदी बुखार चढ़ा हुआ है। सत्यव्रत जी, क्या बात है वाकई। अब देखिए हैदराबाद में जो रैली होने जा रही है, 5 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस बीजेपी चार्ज कर रही है। आपको क्या बहुत परेशानी है, नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर हो रहे हैं? मेरी समस्या ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो रहे हैं। मेरी समस्या ये है कि इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी बार बार वही गलती कर रही है जो गलती उसे नहीं करनी चाहिए। जो लोग बौने कद के नेता इनकी पार्टी के अंदर हैं, उनको जब राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश होती है तो इनकी अपनी अंदरूनी मुश्किलें बढ़ती हैं, उससे राजनीति में कुल मिलाकर के अस्थायित्व वो गलती कर रही है तो आप उसके ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? आप लोग बार बार उनकी कही बातों पर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं इतनी ज्यादा? पूरी की पूरी कांग्रेस लग गई है प्रतिक्रिया देने में। अगर आप सुने तो मेरी समस्या ये है कि अगर मोदी की रणनीति क्या है, उसे पता है कि गुजरात के बाहर उनकी हैसियत कितनी है, ये उन्हें पता है। नितिन गडकरी को भी उन्होंने इसी तरीके से एक राज्य के स्तर से उठा के ऊपर लाया था, अंततः उनका फेल हो गया वो एक्सपेरिमेंट। वही मोदी के साथ हो रहा है। नतीजतन मोदी लगातार हर 5-7 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक विवादास्पद बयान देने लेकिन के ये लिए। आपको भी सूट करता है। भाई, तो अब सुन तो लिया करिए। विकास पे बात नहीं हो रही, आपके किसी एजेंडे पे बात नहीं हो रही है, आपकी नीतियों पे बात नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल ये है कि आप लोग एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं हो पाता है कि बीच में फिर शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी की समस्या ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से चर्चा में बने रहना चाहते हैं और इसीलिए हर हफ्ते में कोई ना कोई एक ना एक विवादास्पद बयान देते हैं। आप और आपका पूरा मीडिया मैं कैमरों के हमारे सर पे बैठ जाता है। मोदी जी ने कहा, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। अब हम क्या कहें, या तो चुप रहे तो उन्होंने कहा कांग्रेस खामोश है, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। और अगर हम जवाब दें तो आप हमसे सवाल पूछती हैं, आप क्यों जवाब देते हैं उनकी बातों का? गलती हमारी है, मीडिया की गलती है। मुश्किल ये है, सुन लीजिए, मेरे पास पिछले 7 दिन के अंदर मोदी को लेकर के बयानों के लेकर के प्रतिक्रिया लेने लोग आए। मैंने उनसे सबसे हाथ जोड़ लिया, ये कहा कि भैया एक आदमी है जिसको बेचारे को मानसिक कोई कष्ट है तो उसको अपना जो कुछ बोलना है बोलने दीजिए, इस योग्य भी नहीं है कि उस पर कोई प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए, लेकिन कोश्यारी जी, सबसे ज्यादा सवाल वैसे बीजेपी पर ही है, लेकिन आपसे पहले मैं त्यागी जी को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। जो इस समय राजनीति हो रही है देश में, त्यागी जी, वो आप लोग के लिए भी सुविधाजनक है?
ज्यादा विकास पे बात नहीं होगी, सीधे बस सेकुलर नॉन सेकुलर पे बातचीत होगी और वोट पोलराइज हो जाएगा और चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा? नहीं, हम तो उसके खिलाफ हैं। जो गैर मुद्दों पे राजनीति हो रही है उसके हम खिलाफ हैं और हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना चाहते हैं। बहुत गंभीर सीनियर लीडर बैठे हैं, कोश्यारी जी, मुझको मुरारजी भाई से लेकर के अडवाणी जी तक जितने भी गैर कांग्रेसी 8 प्रधानमंत्री हुए हैं उनके करीब रहने का या पार्टी में रहने का करीब से देखने का मौका मिला है। 77 का चुनाव बहुत घृणामय हुआ था क्योंकि हम जेल से निकल करके आए थे, लेकिन मुरारजी भाई के नेतृत्व में कोई ऐसी खराबी नहीं हुई, कोई ऐसे जुमले नहीं उछले जैसे अब उछल रहे हैं। उसके बाद वीपी सिंह जी का और राजीव गांधी जी का चुनाव हुआ था, बोफोर्स को लेकर के माहौल गर्म था, लेकिन इस तरह के कोई व्यक्तिगत चरित्र हनन के या सांप्रदायिक उन्माद के कोई नारे नहीं लगे। बाद में मैं एनडीए का कैंडिडेट था अटल जी के नेतृत्व में, फिर अडवाणी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, कभी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं हुई। ये सिर्फ भाषा चुनाव को कमनल करने के लिए की जा रही है और मैं आपकी इस थोड़ी सी डिसएग्री करता हूँ। हमने तो बिहार में विकास के नाम पे चुनाव लड़ा है, कानून व्यवस्था हमने ठीक की इसके आधार पर चुनाव लड़ा है, जंगल राज हमने खत्म किया उसके आधार पर चुनाव लड़ा है। तो आपका ये विश्लेषण ठीक नहीं है कि हमारे भी मजे आ गए। हम तो कष्ट में हैं, हम तो कष्ट में हैं कि जिस तरह से चुनाव को कमनल किया जा रहा है ये भाजपा के लिए भी खतरनाक है। और जो यशवंत सिन्हा जी ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि इनकी पार्टी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए बहस को भ्रष्टाचार, महंगाई, इन मुद्दों पे लाएगी। रुपए का अवमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गिरती हुई साख और प्रतिष्ठा, ये चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। जी, आपकी तरफ वापस आएंगे हम। पुरुषोत्तम जी, आपको मैं शामिल करना चाहती हूँ बहस में। ये बताइए कि पूरा जिस तरह से पूरा आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया पर, उन लोगों पर जो प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं उन पर न लगकर बल्कि मीडिया पे हो रहा है कि भाई कैमरे जाएंगे तो हम तो जवाब देंगे, हम खामोश कैसे रह सकते हैं। आप इसको एक एनालिस्ट की हैसियत से किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इसमें फाइनली अगर हम ये देखें तो बॉटम लाइन ये है कि जनता का नुकसान हो रहा है, उसके जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं, वो मुद्दे जिससे वाकई बहुत 21वीं सदी के हिंदुस्तान में बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए वो सब सामने आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जनता का नुकसान तो हो ही रहा है और ये बात केवल इस चुनाव की नहीं है, ये बहुत दूर तक हमें सोचना चाहिए। देश में पॉलिटिकल कल्चर का पतन हो रहा है और ये बहुत चिंताजनक है। आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि अगर किसी की जुबान फिसल गई है, कोई बात गलत मुंह से निकल गई है तो उसके लिए माफ़ी मांग ली जाए। बहुत बड़ा साहस चाहिए होता है राजनीति में माफ़ी मांगने के लिए। अब जिस तरह के जस्टिफिकेशंस बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं वो कुछ उसी तरह की बात है कि आप किसी को उल्लू कह दें और वो नाराज हो तो कहे कि साहब हमारी संस्कृति में तो उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, आप बुरा क्यों मान रहे हैं। भाषा का अपना एक मुहावरा होता है, भाषा का अपना एक संदर्भ होता है। आप कोई बहुत परिश्रमी आदमी और आप उसको गधा कह दें और फिर कहें कि साहब गधा बहुत मेहनती है इसलिए हमने आपको गधा कहा। भाषा का एक मुहावरा होता है। पॉलिटिकल कल्चर का और पॉलिटिकल इडियम का जो पतन इन सारी बहसों में दिख रहा है, मैं उसको लेकर नहीं, लेकिन भाषा का महत्व होता है, मगर ये भाषा बहुत डेलिबरेटली बोली जा रही है, बहुत सोच समझ के बोली जा रही है। लेकिन उसमें मैं आऊंगी, पहले मैं विवेक कुमार जी से चर्चा करती हूँ। ये जो अभी तक हमने डिस्कशन किया ये सेकुलर नॉन सेकुलर इशू पे डिस्कशन किया, लेकिन एक और मुद्दा है, वो है कास्ट का मुद्दा। बीएसपी की नेता लगातार कास्ट के मुद्दे को लेकर और कास्ट बेस्ड रैलियां कर रही हैं और वो बार बार दावे के साथ कह रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो रैली यूनाइट करने के लिए कर रहे हैं, डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट ने बाकायदा पाबंदी लगाने की बात कही और सवाल जवाब किया है। उसके बावजूद हमारे देश की राजनीति धर्म और जाति के आधार पर क्यों बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बीएसपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैंने उस पर रिसर्च की, अध्ययन किया, दलित समाज से आता हूं और मुझे लगता है दलित राजनीति को बहुत करीब से देखता हूं। उस हैसियत से, इस लिहाज से भी अगर मैं इसलिए और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी मेरा कर्तव्य है कि सही बात को सामने रखूं। पहली बात तो यह है कि जो अस्मिताएं, प्राकृतिक अस्मिताएं होती हैं और विशेषकर वो अस्मिताएं जिनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने किनारे कर दिया, हाशिए पर ढकेल दिया था, आज उन अस्मिताओं ने अपना कुछ हैसियत बनाई और हैसियत बनाने के बाद वो प्रजातंत्र में शामिल होना चाहती हैं। दो पैराडाइम हो सकते हैं इसके, एक तो वो बंदूक उठा ले और नक्सल बन जाए, दूसरा वो उनके पास कुछ भी है उसके माध्यम से वो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकारों के आधार पर अपने आप को जमा करें। ये नितांत जिसे कहना चाहिए प्रजातांत्रिक है
और प्रजातांत्रिक मूल्यों की कहीं से अवमानना नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अदालत ने जो बात कही है अमृता, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो जातिवाद को इस्तेमाल करके, चाहे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, वो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने खड़ी की, और अगर वो उन लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा नहीं करते तो शायद वो आज भारतीय राजनीति का जो तस्वीर है उसमें शायद वो होते भी नहीं। आप ये कहने की कोशिश करेंगे अदालत ने कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पूरे मुद्दे का उससे इग्नोर किया है? नहीं, देखिए दो बातें हैं, एक है जाति और एक है जातिवाद। जातिवाद की अभी तक कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं आई। जातिवाद का मतलब यह होता है कि कुछ संप्रभुत्व सत्ताधारी ताकतें और जातियां जो समाज बट गया था, किनारे कर दिया गया था, हाशिए पे चला गया था, उनको अपनी सत्ता की संस्थाओं में शामिल नहीं करती, तब जातिवाद होता है। जाति इससे कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। जब जाति के नाम पे आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम ये चाहेंगे कि जाति कमजोर हो। नहीं, मैं इसीलिए आप उसको देखिए ना कि जाति कहां पर मजबूत हुई है, जाति टूटी है। जिन लोगों को कल हम जिसे कहना जो उनके जात के नाम से हिकारत की दृष्टि से देखे थे, आज हम उनके पैर भी छूते हैं जाकर। नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, देश के राजनीतिक सच्चाई ये है कि जाति के आधार पर वोट मिलते हैं, धर्म के आधार पर वोट को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। पुरुषों नहीं, लेकिन एक अंतर है इसमें कि धर्म के आधार पर देश बटा है और फिर से देश बट सकता है। जाति के आधार पर अभी तक दूसरे राष्ट्र की मांग नहीं हुई है। ये विशेष अंतर आपको पता होना चाहिए। जी, देखिए, इसमें ऐसा है कि दलित राजनीति का कुछ अध्ययन मैंने भी किया है, सामाजिक अस्मिताओं का अध्ययन मैंने भी किया है। विवेक जी की ये बात सही है कि जो हाशिए पर फेंक दी गई अस्मिताएं हैं, उन्हें अपने संगठन के लिए कुछ तंत्र, कुछ प्रतीक, कुछ माहौल पैदा करना पड़ता है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसी जाति परक अस्मिताओं को मजबूत करने के लिए राजनीति कर रहे हैं या उसे कमजोर करने के लिए। और बात हम केवल उत्तर प्रदेश की ना करें, हम चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन हम केवल उत्तर प्रदेश की ना करें बात, सारे देश की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले आप ही के कार्यक्रम में तमिलनाडु की जिस घटना की चर्चा हो रही थी, वो क्या है? वनयार जो हैं वो तथाकथित अपर कास्ट या सवर्ण नहीं होते, वो ओबीसी होते हैं। और वहाँ जो दलितों के साथ उनका व्यवहार है, जो उनका एक तरह का कास्ट फंडामेंटलिज्म है, स्वयं उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि एक समुदाय के चौधरीयों ने फरमान जारी कर दिया कि साहब महिलाएं मोबाइल नहीं रखेंगी, और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समाज का अपना मसला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो जाति हमारे समाज की एक दुर्भाग्यजनक वास्तविकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस वास्तविकता को बदलने की पॉलिटिक्स करनी है या इस वास्तविकता को परपिचुएट करने की। लेकिन अदालत के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जो बात अदालत के फैसले, मैं ये मानता हूँ आरिफ जी कि अदालत का फैसला अपनी जगह है, मैं उसकी लीगल डिटेल्स नहीं जानता और ना मैं उसमें जाऊंगा। मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के मामले जो हैं वो राजनीतिक दलों को कंसेंसस के आधार पर सुलझाने चाहिए। वैसे भी राजनीतिक दलों से जवाब मांगा गया है, वो फैसला नहीं है, वो अंतरिम आदेश है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चुनाव आयोग है, मैं ये मानता हूं कि एक सीमा के बाद हर राजनीतिक प्रक्रिया में, हर राजनीतिक चीज में अदालतों का हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए कोई बहुत स्वस्थ स्थिति नहीं है। जी, कोश्यारी जी एक सवाल। कोश्यारी जी एक सवाल है, सवाल ये है कि अभी हमने जाति की और धर्म की पॉलिटिक्स की बात की। आपकी पार्टी पिछले 3 सालों से लगातार विकास की दौड़ में एकदम आगे सरपट दौड़ी चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि केवल देश में विकास का मुद्दा है, और मोदी जी जो सपने दिखा रहे थे विकास के, उसमें अचानक यू टर्न आ गया है। अब हम, मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है, जो जमीन पे पॉलिटिक्स हो रही है, वो पीछे की तरफ ले जा रही है, वो आगे की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, एक तो आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जो आज की जातिवादी राजनीति है, जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके, कि एक पार्टी को, मुझे पता है कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जब हमारी जनसंघ हुआ करती थी तो किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को जनसंघ के बारे में डराया करती थी, कैसे कैसी चीज़ें बोलती थी, मैं बचपन से अभी तक याद है। आज धीरे धीरे अनुसूचित छोड़ दीजिए, अब वो धीरे धीरे धर्म के नाम पर बीजेपी को हवा खड़ा करते हैं। ये वास्तव में एक काल्पनिक हवा बीजेपी के बारे में खड़ा किया गया है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, जहाँ तक जाति का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, मैं बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, जैसा भी आपके विशेषज्ञ बोल रहे थे। काल्पनिक हवा होता, अगर काल्पनिक हवा होता तो आपकी
आपके नेता की तरफ से 1200 साल पुरानी गुलामी का जिक्र नहीं किया गया होता। 1200 साल पुरानी गुलामी का मतलब वहां पे आपको थोड़ा ध्यान से इतिहास पर अगर गौर करें तो समझ में आ जाएगा। बुर्के का प्रतीक इस्तेमाल नहीं किया गया होता, पिल्ले का प्रतीक इस्तेमाल नहीं किया गया होता। अगर इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों की अगर मोदी जी की राजनीति को देखा जाए तो ऐसे ही प्रतीकों के आधार पर उन्होंने राजनीति की है। इसको सामान्य नहीं माना जा सकता। आपको मैं फिर बता दूं कि जैसा अभी हमारे चतुर्वेदी जी शुरू में कह रहे थे, सुन लीजिए, चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि इनको मैं सीरियसली नहीं लेता। बहुत अच्छा होता, वो सीरियसली नहीं लेते। अगर उनको लगता है कि साहब ये प्रतीक अच्छे नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो उनको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये छोटा मोदी है, ये तो बिल्कुल छोटा इनका स्तर है, ये कहाँ इनको राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं। तो अगर वास्तव में वो यही सोचते तो उनको विषय ही नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन चूंकि एक नहीं, सुन लीजिए, लेकिन चूंकि इस समय मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता उसको बहुत सीरियसली लेती है, जनता उसको गंभीरता से लेती है। और नहीं, आपने 12 साल गुलामी की बात कही। मैं सोचता हूं कि इस देश में हमने गुलामी से आजादी पाई है, इस देश में हमने संघर्ष किया है। अगर आप 1200 साल को याद नहीं करोगे, राणा प्रताप को याद नहीं करोगे, शिवाजी को याद नहीं करोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि शिवाजी राणा प्रताप को याद करने का अर्थ है कि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ हैं। लेकिन इतिहास को भूलना ये सबसे बड़ी खराब बात है। मैं कह रहा हूं इतिहास का पूरा इतिहास को, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन जो सेलेक्टिव रीडिंग जिसे हम कहते हैं कि इतिहास को कौन से पन्ने हम पढ़ना चाहते हैं और कौन से पन्नों को जनता के सामने बताना चाहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम ये माने कि जिस तरह के मुद्दे अब हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, आखिरकार वो आपकी कैंपेन कमेटी के चीफ हैं, हम ये मानते हैं कि बीजेपी का कमोबेश वो चेहरा है, अगर प्रधानमंत्री हम ना भी कहें तो भी कम से कम आपकी जो कैंपेनिंग है उसका चेहरा वो है, तो ये माने कि बीजेपी इसी तरह के मुद्दों पे 2014 का चुनाव लड़ेगी? नहीं, बीजेपी ने अपने मुद्दे साफ कर रखे हैं। अपने जिन कॉलेज के भाषण में, जहाँ पर एकेडमिक भाषण होता है, जहाँ पर कोई ऐसी बातें होती, उसमें जो वो बोलते हैं उसका अर्थ किसी राजनीतिक सभा में बोलने का अर्थ नहीं होता है। किसी सभा में जाकर के उन्होंने उस पर कास्टिज्म पर बोला हो, कम्युनलिज्म पर बोला हो, उनके अपने विचार हो, वो उन्होंने अपने विचार हो, अपने एनालॉजी उन्होंने दी होगी। अब उस एनालॉजी को आप पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, पसंद मत करिए। लेकिन बीजेपी जिस मार्ग पर चलना चाहती है, इस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा हो, इस देश के अंदर करप्शन खत्म हो, जैसा अभी त्यागी जी कह रहे थे, इस देश के अंदर महंगाई खत्म हो, मैं सोचता हूँ वो मेन विषय है। ये उन मेन विषयों से ध्यान हटे, इसलिए कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोग मोदी ने अगर कोई छोटी सी बात बोल दी उसको हवा खड़ा कर देते हैं। अब इनको हवा डरा रहा है। कांग्रेस और भाजपा का जो विवाद है वो अपनी जगह है, दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों को अधिकार है अपना काम करने का, सत्ता में आने की कोशिश करने का। लेकिन एक नागरिक के नाते कुछ चीज़ों से मुझे चिंता होती है। आप 1000 साल की या 1200 साल की गुलामी की बात करते हैं, तो फिर कुछ लोग आर्य अनार्य की बात करते हुए, दक्षिण भारत में लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमेशा अब आर्यों ने पिछले 5000 साल से गुलाम बनाए रखा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आपको इतिहास और भाषा दोनों का बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। आप शिवाजी की बात करते हैं, आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। नहीं, एक मिनट, अकबर की करते हैं नहीं करते हैं वो बात अपनी जगह। आप अशफाकुल्लाह की बात करेंगे या नहीं करेंगे? आप अशफाकुल्लाह खां की बात करेंगे या नहीं? आप 1857 कोश्यारी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। कोश्यारी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं एकदम चुप था, प्लीज बिल्कुल चुप था जब आप बोल रहे थे। मैं कहना ये चाहता हूं कि बीजेपी को या किसी भी पार्टी को हक है अपना पॉलिटिकल इडियम इवॉल्व करने का, लेकिन पॉलिटिकल इडियम ऐसा ना हो जो ये चुनाव जीतने के चक्कर में आप देश का भविष्य दांव पे लगा दें। सत्यव्रत जी, एक आपसे बात मैं पूछना चाहती हूँ, ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो एजेंडा है, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, देश का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो नरेंद्र मोदी हाईजैक कर रहे हैं? आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप जो है वो खड़ा नहीं कर रहे एजेंडा। आपको नहीं लगता कि एक मेन पॉलिटिकल पार्टी जो कि 10 साल से सत्ता में है, कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकेटिव बन रही है, एक्टिव नहीं बन रही है? क्षमा करिए, पहली बात तो मैं कोश्यारी जी की बात का एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने शुरू से कहा कि हम किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक या जातीय राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। यानी वो किससे कहना चाह रहे हैं? इनका समूचा पार्टी का इतिहास केवल सांप्रदायिक राजनीति पर ही बेस्ड है, शुरू से लेकर आज तक। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग कौन से विभाजन पैदा करना चाह रहे हैं? समय कम है, आप जरा उस बात का जरूर जवाब दीजिए कि क्यों आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते क्यों एजेंडा खड़ा नहीं कर रहे? सवाल, हम रिएक्टिव नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम
कही हुई और लगाए गए आरोपों का अगर जवाब नहीं देंगे तो कल हमसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप खामोश क्यों हैं इन मुद्दों पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है अभी तक जनता के सामने क्लियर नहीं है। हमने पॉलिटिकल एजेंडा 2004 में सेट किया था, उसी आधार पर हम चुनाव में गए थे। हमने पॉलिटिकल एजेंडा 2009 में सेट किया था, अपने काम के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव में गए थे। और आज हम फिर 2014 में अपने कामों के और अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाएंगे। और आपकी हम इससे कतई प्रभावित और विचलित होने वाले नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिस तरह का विकृत वातावरण इस देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं, हम उनके एजेंडे के पीछे नहीं जाने वाले हैं। आप उसके एजेंडे के पीछे नहीं जाने वाले हैं। लेकिन त्यागी जी, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट चाहूंगी, वक्त की कमी है। क्या बताइए जी, आप ये जब कोश्यारी जी बोल रहे थे कि हम जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आज भी कायम हैं, तब आप ये कहना चाह रहे थे कि नहीं, या आप अपनी बात रखना चाह रहे थे? इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात रख लें। मैं कोश्यारी जी को ही अपना संबोधन करना चाहता हूं। ये हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं। अब से 4 महीने पहले, गोवा से पहले समूचे देश पर महंगाई को लेकर के बहस थी। 3 बार भारत बंद हुआ महंगाई के सवाल पर। सारे देश में 2G पर बहस थी, सारे देश पर कोलगेट पे बहस थी। प्रधानमंत्री तक का लोग इस्तीफा मांग रहे थे, हमारे मित्र लोग जी। रेल मंत्रालय को बहस थी, कॉमनवेल्थ में बहस थी। अब गोवा से लेके आज तक 5 बार जो है पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं जी। कोई बहस है? सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कोश्यारी जी से कि ये सारे सवाल नेपथ्य में चले गए आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव को कमलल करने के प्रयास में, और जो गैर कांग्रेसवाद खड़ा हुआ था वो दफना दिया आपकी पार्टी के नेता ने इन सवालों के। एक आखिरी कमेंट विवेक कुमार जी, कांग्रेस जो है वो रोटी का खैरात बांट रही है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। मायावती जी वो जाति का एक तरह से लुभावना वादा कर रही हैं, जाति को ऊपर उत्थान के वादे कर रही हैं, और मोदी जी सपना दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन सच ये है कि देश की जनता के जो असली मुद्दे हैं वो कौन उन तक पहुंच पा रहा है, और वो छुए जा पा रहे हैं कि नहीं? क्या इस बार 2014 के चुनाव में इस तरह का कोई संकेत आपको दिख रहा है? मुझे एक समाजशास्त्री होने के नाते सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि भारतवर्ष में राजनीतिक विचारधारा से खत्म होकर के व्यक्तिवादी हो जाएगी और व्यक्ति को आच्छादित कर दिया जाएगा राष्ट्रीय राजनीति पर। यह सबसे बड़ा आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, लेकिन मुझे आपको रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। बिल्कुल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने वाले लोग जरा अभी हाल के हुए चुनाव में अपनी दोनों सरकारें हिमाचल और कर्नाटक की किस मुद्दे पर आने वाले दिनों में 5 राज्यों में और भी चुनाव होने वाले हैं, उस समय देख लिया जाएगा कि कौन कितने मालूम है। मुझे लगता है कि जनता का अपना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनता का अपना एजेंडा होता है, और कांग्रेस और भाजपा के परे और बसपा और सपा के परे मुझे उम्मीद है कि जनता अपने ढंग से एजेंडा सेट करे। जी बिल्कुल, जनता ही एजेंडा सेट करे, यही लोकतंत्र के लिए बेहतर है। ये थी हमारी पहली खबर।